कुछ लोग वाकई कमाल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है। और आप जानते हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई पत्रकार, कई जानकार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मोदी नफरत में अपनी पत्रकारिता चलाते हैं। अब उन्हें समझना चाहिए कि देश बदल चुका है, इसलिए मोदी नफरत से बात नहीं चलेगी। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, उनसे सवाल करना क्या उनसे नफरत करना होता है? आप जब खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, यानी कि जनता का सेवक, तो क्या जनता के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे? मैं ये समझ नहीं चाहता हूं कि ये जो पापा की परियां और ये जो पापा के पप्पू हैं, गुल्लू हैं, ये लोग इतना बौखला क्यों जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए जाते हैं। और मेरी पसंदीदा फिल्म है स्पाइडरमैन, जिसमें एक डायलॉग है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेतहाशा ताकत के साथ जबरदस्त जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आती है। आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की यह बीजेपी सवालों से बचती है, और जो सरकार सवालों से बचती है, सवालों को दबाने का प्रयास करती है, उनसे और मुखर अंदाज में सवाल किए जाएंगे, सरकार उससे बच नहीं सकती। आप क्या सोचते हैं? जब कोरोना की लहर की शुरुआत हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप को इस देश में बुलाया गया था, गुजरात के एक स्टेडियम में लाखों लोग जमा थे। गरीबी डोनाल्ड ट्रंप को ना दिखाई जाए, जिसके लिए दीवारें खड़ी कर दी गई थी, क्या उस मुद्दे पर मैं लोगों से सवाल ना करूं? भारतीय जनता पार्टी सवाल ना करूं? कोरोना की दूसरी लहर में अगर लाखों लोग जो हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत के घाट चढ़ गए, तो क्या मैं इस सरकार से सवाल ना करूं? क्या मैं इस सरकार से सवाल ना पूछूं कि आपने कोरोना को मार्च 2020 में महामारी घोषित कर दी थी, मगर 8 महीने बाद आप ऑक्सीजन के सिलेंडर या टेंडर्स जारी करते हैं? क्या मैं यह भी सवाल ना पूछूं? क्या मैं यह भी सवाल ना पूछूं कि चीन ने हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बार भी चीन शब्द नहीं निकला? और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाई जाए। मैं तब भी सवाल ना करूं? मैं तब भी सवाल ना करूं जब देश का युवा बेरोजगारी के चलते सड़कों पर भटक रहा है, उसकी पीठ को छलनी किया जा रहा है पुलिस की लाठी द्वारा? मैं तब भी सवाल ना करूं? महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, मैं तब भी सवाल ना करूं? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। आप ये सवाल कहेंगे कि भाई, बावजूद उसके तो जनता फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जतला रही है। बिल्कुल, बावजूद इसके जनता उन्हें वोट दे रही है। मगर मैं आपको कई बार बता चुका हूं अपने शोज में कि जीत और हार का फैसला कई ऐसे फैक्टर्स पर होता है जिसका नाता विकास से नहीं होता। जब पिछले 7 सालों में आपने एक प्रोपेगेंडा के जरिए जनता में डर बिठा दिया है कि अगर भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो मुगलों का राज हो जाएगा, मुसलमान हमारे सिर पर नाचने लगेंगे, वो प्रोपेगेंडा इतना हावी है कि उसका शिकार अनपढ़ लोग नहीं, मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। अब बात कीजिए उनसे, जब आप बात करते हैं ना, उनकी अक्ल और उनके सोचने के तरीके पर हंसी आती है। दोस्तों, मैं इस अंधभक्ति पर सवाल करूंगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति के प्रति आपके अंदर अंधभक्ति होती है, तब यह देश तरक्की करना भूल जाएगा, तब यह देश लोकतंत्र रहना भूल जाएगा, लोकतंत्र की मर्यादा भूल जाएगा। कितनी मिसालें सामने आई हैं जहां लोकतंत्र की संस्थाओं को रौंदा जा रहा है, और यह चुनाव उसकी जीती जागती मिसाल है। मीडिया आपने देखा, एक तरफा कवरेज भाजपा के पक्ष में। चुनाव आयोग का रवैया आप देखा, एक तरफा सोच भाजपा के पक्ष में। तमाम एजेंसीज को देखा आपने, ईडी, इनकम टैक्स, एक तरफा कार्रवाई, वो भी किसके पक्ष में? भाजपा के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ। चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स ने भाजपा के किस नेता के घर पर छापा मारा? बताइए मुझे।
और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे गुप्त चंदे के जरिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। करोड़ों रुपए, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास आता है। दिलचस्प बात यह है कि जब शिखर पान मसाला के घर पर रेड मारी जाती है, जो कि भाजपा का बहुत करीबी ब्रांड है, तब बहुत रहस्यमय तरीके से उस खबर को दबा दिया जाता है। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा होता है कि भाई उनके घर में कितना पैसा मिला, क्या एक्शन हुआ। और जब पीयूष जैन, जो कि शिखर पान मसाला को इत्र सप्लाई कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं शिखर पान मसाला से जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी की समर्थक है, जब उनके घर में 200 करोड़ रुपए मिलता है तो जीएसटी इंटेलिजेंस अदालत में जाकर कहती है कि नहीं, इनके घर जो पैसा मिला है वो दरअसल इंडस्ट्रियल टर्नओवर है। और उसी बुनियाद पर पीयूष जैन जो हैं वो अदालत से बेल की मांग करते हैं। यानी कि रेड मारने वाली एजेंसी जिसके घर में रेड मार रही है उसी के पक्ष में बयान दे रही है। और आप ये कहते हैं कि मैं इस पर भी सवाल ना करूं, मैं इस बात पर भी सवाल ना करूं कि इसी पीयूष जैन का नाम ले लेकर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, दोनों ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जबकि पीयूष जैन का अखिलेश यादव से कोई नाता नहीं था। सवाल तो किए जाएंगे साहब। यूक्रेन, 1 महीना देरी से आपने प्रतिक्रिया दी, आपने अपील की तमाम छात्रों से कि अगर आप यूक्रेन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, यानी कि उसमें भी असमंजस। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से चुनावों पर था। और देखिए, उसकी भी मिसाल आज देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। मैं इस बात की तारीफ करता हूं क्योंकि बतौर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में नहीं हुई है, खासकर चुनाव लड़ने को लेकर जो उनका जज्बा है। मगर बीजेपी का एक और किरदार है कि वो सरकार है और उनसे सवाल होंगे। और आप में से जिन लोगों को मेरे सवाल चुभ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे ये सवाल कोई निजी नफरत या घृणा के चलते नहीं है। मेरे ये सवाल एक पत्रकार की जिम्मेदारी से उपजने वाले सवाल हैं। पिछले 7 सालों में क्या हुआ बताइए ना। तमाम जो मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स हैं, वहां पर सवाल किससे किया जाता है बताइए? किससे भिड़ रहे होते हैं प्राइम टाइम एंकर्स? विपक्ष के साथ। विपक्ष से आप सवाल करेंगे, वो विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में नहीं था, वो विपक्ष जो पिछले 7-8 सालों में सेंटर में नहीं है, उस विपक्ष से मैं सवाल करूं। और उस विपक्ष से सवाल करने का क्या मजा है भाई? उनसे सवाल करके मुझे क्या जवाब मिलेंगे बताइए? मैंने बार बार कहा है, सवाल सिर्फ सत्ता से होगा, और सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है तो सवाल पूछे जाने बंद नहीं हो जाने वाले हैं। और सवाल उनसे होगा जो सवाल पूछने वालों को डराने का प्रयास करते हैं, जो सवालों से बचने का प्रयास करते हैं। पिछले 5-6 सालों में मेरे और मेरे परिवार पर 13 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले दायर किए गए। मैं उससे पीछे नहीं हटा, लड़ता रहा, और अदालत में हम वो मामला जीत भी गए। प्रवर्तन निदेशालय ने 8 घंटे बिठाकर मुझसे पूछताछ की। क्या हुआ उस मामले में? कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है हम सवाल पूछना बंद कर दें? और हम किसके पक्ष में सवाल उठा रहे थे? किसानों के पक्ष में, माइनॉरिटीज के पक्ष में, दलितों वंचितों के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में? आप मुझे बताइए ना, तमाम जो डिजिटल मीडिया है, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा पत्रकार इन जरूरी मुद्दों को उठाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत रही है मैं वो सवाल पूछना बंद कर दूं? आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग योर सेंसिबिलिटीज, योर सेंसिटिविटीज। यू नीड टू हैव अ थिक स्किन, क्योंकि मेरे सवाल हैं गंभीर, पैने और घाव भी करते हैं। ये मत सोचो कि डर के चलते या सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती जा रही है वो सवाल मैं पूछना बंद कर दूंगा। और आने वाले दिनों में सवाल पूछने वालों की जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब सत्ता का अहम, सत्ता का मद आपके मन में छा जाता है ना, तब आप किसी तरह का विरोध,
किसी तरह के सवाल नहीं पसंद करते और सवाल पूछने वालों को टारगेट किया जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में मेरे जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। मैं एक और चीज देख रहा हूं दोस्तों, जब से चुनावी नतीजे आए हैं और खासकर एग्जिट पोल के बाद कुछ पत्रकार ये बोल रहे हैं कि देखिए, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। हम तो ये कह रहे थे कि लोग भाजपा के पक्ष में, जबकि हम सब जानते हैं कि इनमें से वो पत्रकार हैं जिन्होंने YouTube, फेसबुक पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे यह आभास हो रहा था कि समाजवादी पार्टी को बढ़त है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाए, मगर आज जब उनकी आलोचना हो रही है तो वो लोग यू टर्न करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, हमने तो ऐसे कार्यक्रम चलाए जिसमें हम बतला रहे थे कि बीजेपी जीतने वाली है या बीजेपी के पक्ष में लहर है। मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, आप अपनी पत्रकारिता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जनता के मुद्दे अगर आप उठा रहे हैं तो उठाते रहिए, उससे डरिए मत। दूसरा, अगर आपने ये कह भी दिया कि अखिलेश यादव जीतने वाले थे और अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपको माफी मांगना है, माफी मांगिए, आगे बढ़िए। उसको लेकर इतना सेंसिटिव मत बनिए। मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ढेरों कार्यक्रम किए, अपने चैनल और अपने YouTube प्लेटफॉर्म्स पर भी, मगर मैंने कभी नहीं कहा कि अखिलेश जीतने वाले हैं। कभी नहीं कहा मैंने। उल्टा मैं लगातार कहता रहा कि अगर अखिलेश जीत गए तो यह भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि यह बराबरी का मुकाबला नहीं है। मीडिया का जो प्रचार है वो अखिलेश के खिलाफ है। बावजूद इसके अगर उनकी 2.5 गुना सीटें बढ़ गई हैं तो ये खासे मायने रखता है, और उस लिहाज से ये अखिलेश के लिए एक बहुत सुखद खबर है। अब उनके और बीजेपी के बीच मतों का बहुत ज्यादा फासला नहीं है। अगले चुनावों में उन्हें सिर्फ 4 या 5% की बढ़त चाहिए भाजपा को चुनौती देने के लिए। तो अखिलेश ने कोई खराब प्रदर्शन नहीं किया। मगर मैं जो यहां बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर जिन टीकाकारों ने, जिन विशेषज्ञों ने यह कह भी दिया कि अखिलेश जीतने वाले हैं, वो अब माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? ये जो एग्जिट पोल एजेंसीज हैं, जो तमाम सर्वेस करती हैं, इनमें से कुछ आप जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं, प्रत्याशियों का सिलेक्शन करते हैं, भाजपा के लिए सर्वेस करते हैं। यानी कि साफ तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इन्होंने कभी माफी मांगी? कभी नहीं माफी मांगी। भाजपा की नौकरी बजाते हैं और फिर इस तरह के सर्वेस भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके सर्वेस जो हैं निशाने पर हैं या सही हैं। हम इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, इसमें ढेरों समस्याएं हैं। इससे आपकी नियत पर सवाल खड़े होते हैं। मगर ये लोग कभी नहीं माफी मांगते जब इनसे कुछ गलती हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं करते रहिए। और पत्रकारिता सिर्फ पत्रकारिता तभी कहलाती है जब आप सत्ता से सवाल करते हैं। वो सत्ता अगर हर चुनाव जीतती रहे तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और सवालों का उन्हें लगातार सामना करते रहना पड़ेगा। यह मेरा वादा है, मैं सवाल करते रहूंगा। नमस्कार।